नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सितंबर 2021 के जो पेपर हैं उसमें गणित विषय के हम आपको बैक टू बैक क्लासेस करा रहे हैं। आज हम देखेंगे उसकी क्लास नंबर 3। टॉपिक होगा आज का हमारा प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं की अवधारणा। इससे पहले क्लास नंबर 2 देखी थी। यदि पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है, साइड में आई बटन में वीडियो आपको मिल जाएगा। सिलेबस हम आपको दिखाते हैं। तो इकाई नंबर 3 जो है ये आज का हमारा टॉपिक है, और ऊपर के जो इकाई देख रहे हैं ये हम देख चुके हैं, और ये बाकी ये सभी सिलेबस में और भी सारी चीजें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है थ्योरी बेस्ड, उसमें सारी चीजें ज्यादा हैं, तो चीजों को समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले है प्राकृतिक संख्याएं, जिसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर। तो ऐसी संख्याएं जो वस्तुओं के गिनने के काम में आती है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इनकी डेफिनेशन ही पूछी जाती है। प्राकृतिक संख्या जो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं ये आपको पहचानना आना चाहिए। बहुविकल्पी में यहाँ से प्रश्न पूछे जाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या को एन से प्रकट करते हैं। एन मतलब नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे गिनतियां अनंत तक जाती हैं, तो आपकी प्राकृतिक संख्याएं इस टाइप से हो जाएंगी। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं जो कि है पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या कहते हैं होल नंबर। यदि प्राकृतिक संख्या जो है उसमें जीरो को शामिल कर लिया जाए तो जो संख्याएं प्राप्त होती हैं वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं जो है वो होती हैं। अब एक प्रश्न कैसे बन सकता है वो हम आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं कि आपसे 0 लिखा है, 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, चार संख्याएं, चार ऑप्शन हो गए। आपसे पूछ लिया जाए इनमें से कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो आप क्या कहेंगे कि 0 आपकी प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि 0 जो है वो आपकी एक पूर्ण संख्या होती है, एक होल नंबर होता है। तो समझ रहे हैं कि यहां से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जब ये 1 2 3 वाली जो संख्या है जो कि प्राकृतिक संख्या है, उसमें जब शून्य को भी शामिल कर लिया जाता है तब हमारी जो संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं जो है वो होती हैं। इसे हम W से प्रकट करते हैं। W मतलब होल नंबर। उदाहरण के तौर पर देखिए नीचे लिखा भी हुआ है 0 1 2 3 4 5 इस टाइप से अनंत तक। ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं पढ़ा हम पहले भी चुके हैं, ये रिवीजन हम आपको फिर से करा रहे हैं। अगर आपको पूरा कोर्स देखना है तो डीएलएड सेकंड सेमेस्टर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। सभी सब्जेक्ट की, चाहे मैथ हो, चाहे फास्ट रिवीजन हो, चाहे वन लाइनर हो, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। यदि ना मिले तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। फेसबुक पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। तीसरा देखते हैं पॉइंट हमारा पूर्णांक संख्या है, जिसे हम कहते हैं इंटीजर नंबर। प्राकृतिक संख्या, शून्य और साथ ही साथ जो ऋणात्मक संख्याएं हैं उनका जो समूह होता है उसको हम कहते हैं पूर्णांक संख्या। शून्य ये बड़े की मात्रा लगेगी, तो पूर्णांक संख्याओं को हम आई अथवा जेड जो है उससे प्रकट करते हैं। आई से इंटीजर नंबर, सीधे सीधे याद रखिएगा। अब यहाँ पर जो है एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि अभी तक हमारी 1 2 3 4 जब संख्याएं चल रही थी तो प्राकृतिक संख्याएं थी, जीरो भी उसमें शामिल हो गया तो पूर्ण संख्याएं, जब माइनस वाली भी संख्याएं उसमें शामिल हो गई तब हमारा ये संख्याएं पूर्ण संख्या जो है वो कहलाती हैं। आसान सा है, कठिन बिल्कुल भी नहीं है। अब सेम चीज यहाँ पर प्रश्न अलग अलग बन सकते हैं। जैसे पूर्णांक संख्याओं में सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या, तो सबसे छोटी तो कोई है ही नहीं, अनंत तक होती है। ऐसे प्राकृतिक संख्याओं में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। अब ऑप्शन में जीरो भी होगा, वन भी होगा। अब जानते हैं आप कि जीरो अगर होता है तो वो पूर्ण संख्या होती, तो एक आपकी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे जो है वो बन सकते हैं। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। चौथा है आपका सम संख्या, जिसे हम कहते हैं इवन नंबर। ऐसी संख्याएं जो कि दो से भैया पूरी तरीके से विभाजित हो जाएं उसे हम कहते हैं, और शेषफल आपका शून्य है, या सीधे सीधे भी कह सकते हैं दो से कट जाए, दो से विभाजित हो जाए, सम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याओं को हम ई से प्रकट करते हैं। ई मतलब इवन नंबर। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पर -8 -6, ऐसा नहीं कि केवल प्लस वाली संख्याएं दो से कटेंगी, माइनस में है वो भी तो कटेगी दो से, और दो से कटने पर माइनस का साइन जो है वो लग जाएगा। तो -8 -6 -4 इस टाइप से आपकी जितनी भी संख्याएं दो के पहाड़े में आप कह लीजिए, दो के डिविजन में कह लीजिए, या दो से विभाजित कह लीजिए, सब सम संख्याएं होती हैं। एग्जाम्पल आपने देख लिया। फिर एक चीज देख रहे हैं अनंत से शुरू हो रही है, अनंत पर खत्म हो रही है। पांचों पॉइंट है विषम संख्याएं। तो जैसे वो इवन नंबर थे ऐसे ही ये ऑड नंबर है। ऑड नंबर क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित ना हो, उसे हम कहते हैं विषम संख्याएं। विषम संख्याओं को हम ओ से जो है वो प्रकट करते हैं। ओ से मतलब ऑड नंबर। अब यहाँ पर जैसे -7 -5 -3 जो कि दो से ना कटे, एक हो गया, तीन हो गया, पांच हो गया, सात हो गया, इस टाइप से। अगला देखते हैं आपका छठा नंबर पॉइंट। छठा है आपका भाज्य संख्याएं, जिसे हम कहते हैं को प्राइम नंबर्स। ऐसी संख्याएं जो कि एक और स्वयं के अलावा किसी भी दूसरी संख्या से जो है विभाजित हो जाए, उन्हें हम कहते हैं भाज्य संख्याएं। उदाहरण के लिए जैसे कि आपकी 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, यानी कि ऐसी संख्याएं जो है जो एक को तो आप देखेंगे ही, साथ साथ स्वयं जो है उसके अलावा किसी भी दूसरी संख्या से जो है वो विभाजित हो जाती हैं, उन्हें हम कहते हैं भाज्य संख्याएं। 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। जैसे 10 ही को आप लेंगे तो दो से भी कटता है,
5 से भी कटता है और स्वयं से भी कटता है, 1 से भी कटता है। समझ रहे हैं आप? इस चीज को यहाँ पर कहने का प्रयास किया गया है। तो इस टाइप से एग्जाम्पल हो जाएंगे। क्वेश्चन जो आपसे बनते हैं वो इसके अगले पॉइंट यानी अभाज्य संख्याओं से बनते हैं। इसको जरूर समझ लीजिएगा, यहाँ से बहुविकल्पीय भी पूछ लिए जाते हैं। तो अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स होते हैं और इन्हीं को हम कंपोजिट नंबर्स भी कहते हैं। तो ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो। किससे किससे? या तो एक से या तो स्वयं, इसके अलावा किसी भी दूसरी संख्या से ना कटे, ना विभाजित हो, तो उन्हें हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। जैसे 2 हो गया, केवल एक से कटेगा या दो खुद से कटेगा, दो के पाड़े में ही दो आएगा। 3 है, खुद से कटेगा या एक से कटेगा। 5 है, एक से कटेगा या फिर 5 के पाड़े में ही आएगा। 7 भी ऐसे ही है, 11 भी ऐसे ही है, 13 भी ऐसे ही है, 17 भी ऐसे ही है। तो ये सभी संख्याएं वे संख्याएं हैं जो या तो एक से कटेंगी या तो सीधे सीधे 17 के पाड़े में 17 एकन्नम 17 करके ही जो है वो आएंगी। तो इसे कहते हैं हम अभाज्य संख्याएं। अब बात करते हैं यहाँ से जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछ रहता है, सबसे छोटे नंबर। जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था सबसे छोटी संख्या प्राकृतिक में, पूर्ण में, ऐसे ही अभाज्य संख्याओं में सबसे ज्यादा पूछ रहता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपसे पूछी जाए तो कि आप क्या बताएंगे? जल्दी से बताइए सभी लोग। अब यहाँ नीचे एग्जाम्पल लिखा है, सब लोग छाप देंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो इस चीज को याद भी रखिएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 होती है। ये क्वेश्चन बहुविकल्पी में सीधे सीधे पूछा जाता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। और यही जो पिछला वाला हमने अभी देखा था भाज्य संख्याओं वाला, इसमें भी देख लीजिए कि सबसे छोटी अगर भाज्य संख्या आपसे पूछी जाए तो 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या आपकी कौन सी होती है? 4 होती है। कई लोग कंफ्यूजन में 4 के अलावा 0, 1, 2 लगा देते हैं। भाज्य में गलती बहुत होती है, तो 4 होती है। इस चीज को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। तो ये हो गया हमारा 6वां नंबर का पॉइंट, ये हमारा हो गया 7वां नंबर का पॉइंट। अब देखते हैं हमारा 8वां, जिसे हम कहते हैं परिमेय संख्याएं, जिसे हम कहते हैं रेशनल नंबर। तो ऐसी संख्याएं जो कि P अपॉन Q के रूप में जो है वो होती हैं, जहां P और Q पूर्णांक संख्याएं हैं और Q जो है वो शून्य के बराबर नहीं है। शून्य के बराबर नहीं मतलब कहने का कि जैसे P ऊपर लिया है, बटे में Q दे रखा है, तो अगर नीचे वाली वैल्यू जो है वो शून्य हो गई तो इसका मान जो है वो अनंत हो जाएगा। अगर किसी संख्या को आप शून्य से भाग दे रहे हैं तो उसका मान अनंत हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर कंडीशन लिखी है कि Q जो है आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ऐसी कंडीशन है। इसका मतलब यह है कि Q का मान 0 के बराबर नहीं होगा। परिमेय संख्याओं को Q से हम प्रकट करते हैं। ये Q ना आप यहाँ कंफ्यूज हो, R से प्रकट करते हैं, ऐसे याद रख लीजिए। रेशनल नंबर जो है इंग्लिश में इसका जो नाम है वो याद रखिए। उदाहरण के लिए जैसे लिखा भी हुआ है 5/7 हो गया आपका, आपका 8/9 हो गया, 4/7 हो गया। शून्य भी आपका एक परिमेय संख्या के एग्जाम्पल में है, 7/9 आपका है। शून्य इसलिए है क्योंकि बटे में ना होगा 0, बटे में होगा तो उसका मान अनंत हो जाएगा। पर इस टाइप से तो हो सकता है आपका कि मान बटे में है, उसको काटने पर आपका शून्य आ गया, तो वो एक परिमेय संख्या के फॉर्म में। 7/9 आपका इस टाइप से हो जाएगा। तो सिंपल सी भाषा में आपको याद रखना है, जिनको P अपॉन Q के रूप में हम लिख सकते हैं, परिमेय संख्याएं जो है वो कहलाती हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा, जिसको हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं, यानी कि इर्रेशनल नंबर्स। तो ये क्या होती हैं? परिमेय संख्याओं को छोड़कर जितनी संख्याएं होती हैं या जिनको हम P अपॉन Q के रूप में जो है वो नहीं लिख सकते हैं, उसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। जैसे रूट वाली सारी संख्याएं, √2 हो गया, √3 हो गया, माइनस में जो है वो √2 हो गया। और साथ ही साथ वीडियो पसंद आ रहा हो लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। इसी प्रकार हम आपके लिए अच्छे से अच्छे जो मैटर है, अच्छे से अच्छे प्रश्न हैं वो प्रोवाइड कराते रहें। तो आप सभी का एक लाइक तो वीडियो पर बनता ही है। तो -√2 हो गया, -√3 हो गया, √5 हो गया। तो आप जैसे देख रहे हैं ये सभी जो रूट वाली संख्या हैं, इनको हम P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो ये आपकी अपरिमेय संख्या है। साथ ही साथ आपका जो पाई है, इस चीज को समझिए, जो पाई है, पाई का मान नहीं कह रहा है यहाँ पर, पाई का मान 22/7 होता है वो नहीं कह रहा है। केवल और केवल अगर पाई की बात हो रही है तो वो आपका एक अपरिमेय संख्या होती है। यहां से भी आपका बहुविकल्पी में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी अपरिमेय संख्या है, और ऑप्शन में वहां पर पाई दिया होता है। कई लोग ये सोचते हैं कि पाई का मान तो 22/7 होता है, तो वो एक परिमेय संख्या होती है। तो गलती ना करिएगा, पाई जो है वो अपरिमेय संख्या होती है। और इसी प्रकार √7 आप देख रहे हैं, ये भी आपका जो है वो इसी में आ जाएगा। तो जितनी रूट वाली संख्या है, पाई है, अल्फा बीटा गामा भी कई बार ऑप्शन में दे दिया जाता है। तो अल्फा बीटा गामा ये सभी आपकी अपरिमेय संख्याओं में ही जो है वो आती हैं। अगला देखते हैं आपका 10वां पॉइंट। 10वां पॉइंट है आपका वास्तविक संख्याएं, जिसे हम कहते हैं रियल नंबर।
तो परिमेय और अपरिमेय संख्याएं जो है, इनका जो समुच्चय होता है उसको हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं। जैसे कि 2/3 हो गया, 8/9 हो गया, 7/10 हो गया, 0 हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, -√2 हो गया, -√3 हो गया, इस टाइप से पाई हो गया, √7 इत्यादि। तो ये संख्याएं आपके रियल नंबर कहलाते हैं, यानी कि वास्तविक संख्याएं। नेक्स्ट आपका देखते हैं 11 नंबर, दशमलव भिन्न, जिसे हम कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। तो ऐसी भिन्नात्मक भिन्नात्मक संख्याएं जिनका हर जो है वो 10 हो और या 10 की घात हो, उसे हम दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे कि 7/10 हो गया, 17/100 हो गया, 11/1000 हो गया। नॉर्मल सा है कि ऐसी भिन्नात्मक संख्याएं जिनका हर 10 हो, 10 देख रहे हैं 10 के फॉर्म में, 10 के मल्टीपल में, या 10 की घात हो। जैसे 10 यहाँ पर 100 है तो 10 का स्क्वायर है, 10,000 है तो 10 की घात 3 है। तो इसे हम कहते हैं दशमलव भिन्न। तो ये सभी जो बेसिक यहाँ पर टर्म थे वो हमने देख लिए। अब देखते हैं हम इसके संदर्भ में जो संख्याएं हैं उसके संदर्भ में प्रगुण जो है आपके कोर्स में दे रखे हैं। प्रगुण किस टाइप से होते हैं? जैसे अगर हम पूर्ण संख्याओं को बात करें तो पूर्ण संख्याओं जो है उसका योग का संवरक प्रगुण होता है। योग जो है इसका संवरक प्रगुण। थ्योरी नहीं आती है इस चीज में, ध्यान रखिएगा। यहाँ से जो भी क्वेश्चन आते हैं तो सीधे सीधे वन लाइनर में या बहुविकल्पी में ही आएंगे। कहने का मतलब योग का संवरक प्रगुण ये होता है कि कोई भी पूर्ण संख्या है, जैसे कि हम मान लेते हैं ए, उसमें अगर पूर्ण संख्या को आप जोड़ रहे हैं, कोई भी संख्या है, मान लीजिए बी है, तो जो मान आता है वो भी आपका एक पूर्ण संख्या ही आता है। संख्या से इसको समझिए, ज्यादा बेहतर समझेंगे। जैसे कोई संख्या ले लीजिए, 5 एक संख्या है और जो जोड़ रहे हैं इसमें 7 जोड़ रहे हैं, तो ये भी आपकी एक पूर्ण संख्या है, ये भी 7 भी आपकी पूर्ण संख्या है, और जो प्राप्त होगी संख्या 12 प्राप्त होगी, ये भी आपकी एक पूर्ण संख्या ही जो है वो होगी। तो ये आपका योग का संवरक प्रगुण जो है वो कहता है। ऐसे ही अगर बात करें योग का क्रम विनिमय, अगर यहाँ पर संवरक की जगह क्या हो जाए, क्रम विनिमय प्रगुण, उसकी बात, तो आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे कि अगर कोई संख्या है जो कि एक पूर्ण संख्या है, उसमें आप एक पूर्ण संख्या को जोड़ रहे हैं, तो उसका मान एक पूर्ण संख्या आएगा, हमने ऊपर देखा। अगर इनका क्रम बदल दें, यानी 3+4 कर रहे हैं, अगर हम 4+3 कर दें तो भी तो मान आपका साथ ही रहेगा। यानी ए और बी दो अगर पूर्ण संख्या लें और ए प्लस बी हम करें, उनका जो योग आ रहा है, इसका जो उल्टा क्रम होता है जिसको हम क्रम विनिमय कह सकते हैं, इनका भी जो योग होगा वो सेम रहेगा, यानी कि कोई भी प्रभाव जो है वो नहीं पड़ेगा। ये आपका कहता है कि यहाँ पर क्रम विनिमय जो है नियम। अब आप ये भी सोच सकते हैं कि ऐसा तो सब जगह होगा, तो ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पर माइनस में संख्याएं हो जाए, यानी 3-4 आपका हो जाए, और बराबर किसके होगा, 3 में 4 घटाएंगे तो माइनस का एक आएगा। अगर हम इनको आप पलट देंगे तो 4-3 कर देंगे तो आपका यहाँ पर एक प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर प्लस का। तो देख रहे हैं यहाँ पर लागू नहीं हो रहा है, तो इस टाइप से भी चीजें चेक की जाती हैं। इसी प्रकार आपका तत्समक अवयव प्रगुण भी आता है। तत्समक अवयव प्रगुण में क्या होता है, जैसे ए कोई पूर्ण संख्या है और इसमें अगर हम शून्य जोड़ रहे हैं, जीरो जोड़ रहे हैं, तो योगफल वही संख्या प्राप्त होती है जो हमारी थी। जैसे 7 है, अगर आप उसमें जीरो जोड़ें तो 7 ही तो आपको मिलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि योग, सबसे पहले तो इस चीज को समझिए, तत्समक अवयव होता क्या है? तत्समक अवयव होता है जीरो जो है इसका पूर्ण, जो संख्याएं हैं इनका योग कहलाता है तत्समक अवयव। तो सिंपल सी भाषा में आप याद रखिए कि किसी पूर्ण संख्या में अगर शून्य का योग कर रहे हैं तो योगफल भी आपका वही संख्या आ जाती है, यानी शून्य से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक और चौथा होता है, वो होता है सहचर्य गुण। इसको भी देख लेते हैं। सहचर्य गुण में होता है, यदि एबीसी में कोई 3 पूर्ण संख्याएं हैं और उसके स्टार्टिंग के अगर आप दो संख्या, जैसे एबीसी हैं, तीनों का योग लिखा हुआ है, स्टार्टिंग के दो को पहले जोड़ लीजिए और तीसरे को बाद में अलग कर दीजिए, और इसका बदलाव करके ए बी सी लिखा है और इसमें लास्ट के दो को पहले जोड़ लीजिए। तो इससे क्रम में कोई, यानी जो आंसर आएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों के मान जो है आपके बराबर होंगे। ये आपका होता है योग का सहचर्य गुण। अब इसको एग्जाम्पल से समझिए, जैसे लिखा हो 2+3+4 बराबर 2+3+4। अब स्टार्टिंग के 2+3 पहले जोड़ लीजिए, लास्ट के 3+4 इधर पहले जोड़ लीजिए, तो 3 2 5 करेंगे तो 5+4 आएगा, और यहाँ पर 2+4 5 6 7 आएगा।
तो 7 2 9 इधर भी आया, 7 2 9 उधर आया, दोनों साइड बराबर हैं, तो ये जो है इसको फॉलो करता है। तो योग का सहचर्य गुण इसे कहते हैं। अब देखिए प्रश्न में पूछा जाने का जो सेंस होता है यही आपसे योग की जगह जो है घटाने की संक्रिया में भी पूछ लिया जा सकता है, पूर्ण संख्या में। अब यहाँ पर आप खुद देखिए कि 2 + 3 है, अब यहाँ पर हम माइनस कर देते हैं, 2 - 3 और यहाँ पर -4 और यहाँ पर भी माइनस कर देते हैं और यहाँ पर भी माइनस कर देते हैं। अब देखिए 2 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पर आपका जो मान प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा -1, ये -4 था, ऐसे लिख देंगे। यहाँ पर देखिए तो 2 आपका ऐसे ही है, माइनस अंदर 3 में से 4 घटाएंगे तो -1 आएगा और माइनस जब ब्रैकेट खुलेगा तो बाहर वाला 1 प्लस में हो जाएगा ये और यहाँ पर 1 आएगा। तो 2 और 1 मिलके 3 आया और यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस है यानी कि यहाँ पर 5 आया माइनस का। तो क्या ये बराबर है? नहीं है। तो ये घटाने पर लागू जो है वो नहीं होता है। तो बेसिक आप समझ रहे हैं कि किस टाइप के प्रश्न आपसे जो है वो बन सकते हैं। ऐसे हम गुणन में भी देख लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। अब गुणा में सबसे पहले हम संवरक प्रगुण देखते हैं। इन टर्म्स को याद रखिए, जैसे संवरक लिखा होता है तो समझ में नहीं आता कई बार कि अरे पूछ क्या रहा है। तो संवरक प्रगुण की जब बात होगी तो आप क्या कहेंगे, ए और बी दो संख्याएं ले ली हमने, इन दोनों का जो गुणनफल होगा, जो प्राप्त संख्या होगी, वो भी हमारी एक पूर्ण संख्या ही होगी। जैसे पूर्ण संख्याओं में ही हम आपको चेक करके बता रहे हैं। ये संवरक गुण होता है। जैसे हमने पहले देखा था कि दोनों को जोड़ने पर प्राप्त संख्या भी एक पूर्ण संख्या ही थी। सेम चीज़ यहाँ पर कोई संख्या ले लीजिए जो एक पूर्ण संख्या हो, जैसे 2 ले ली हमने, भी 1 ले ली, 3 तो प्राप्त संख्या भी एक पूर्ण संख्या ही होगी। तो संवरक प्रगुण आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा इस संवरक में हमको क्या करके दिखाना है। अब यहीं पर आपसे शून्य का अगर गुणन प्रगुण पूछ लिया जाए तो आप कोई संख्या ले लीजिए उसमें 0 से गुणा कर दीजिए। जैसे a है इसमें अगर आप 0 से गुणा करेंगे और चाहे इसका क्रम पलट भी दीजिए, 0 को a से गुणा कीजिए, दोनों ही स्थिति में मान आपका शून्य ही प्राप्त होगा। तो कोई भी पूर्ण संख्या शून्य का गुणनफल सदैव शून्य होता है। ये शून्य के गुणन प्रगुण में आता है। और हमने जो 4 चीज़ देखी उसमें हमारी पहली संवरक थी, दूसरी थी आपकी क्रम विनिमय। उसको देखते हैं। क्रम विनिमय। क्रम विनिमय में क्या है? क्रम पलट देते हैं सीधे-सीधे, जैसे a इंटू बी है तो क्या b इंटू ए जो है आपस में बराबर होंगे? तो कहेंगे बिल्कुल। 4 को आप 5 से गुणा करें, चाहे 5 को 4 से, दोनों ही स्थिति में मान समान होगा, तो ये आपका इसमें फॉलो कर रहा है। ऐसे ही तत्समक अव्यय अव्यय की बात करें, तत्समक अव्यय अवयव, तो इसमें क्या है? अगर कोई a पूर्ण संख्या है और उसको आप 1 से गुणा कर रहे हैं तो 1 को भी चाहे a से गुणा कर रहे हैं तो दोनों स्थिति में जो मान है वो आपका a ही प्राप्त होता है। इसे हम कहते हैं गुणन का तत्समक अवयव, अर्थात कोई भी पूर्ण संख्या और 1 का जो गुणनफल होता है वो वही संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। जैसे शून्य में हमने देखा था कि हमें शून्य प्राप्त हो जाता है, ऐसे ही यहाँ पर जो है वो हमें वही संख्या प्राप्त हो जाती है। तो ये हमारा क्रम विनिमय हो गया। 2 और देख लेते हैं इसी में ही, वितरण वाला देख लेते हैं। वितरण प्रगुण गुणन में, तो वितरण में क्या था? जैसे 3 संख्याएं होती हैं a और लास्ट की b इंटू सी, ए बी सी इस टाइप से लिख देते हैं और ए बी सी इस तरह भी लिख लेते हैं। यानी यहाँ पर पहले स्टार्टिंग की 2 गुणा करनी है, इसमें लास्ट की 2 गुणा करनी है। तो आप खुद से देखिए क्या इसमें मान बदलेगा? जाए पहले इनको गुणा कर लीजिए बाद में, तो ऐसी स्थिति में भी जो है आपका मान वही रहेगा, बराबर ही रहेगा। तो इसे हम कहते हैं गुणन, जो संक्रिया है उसका योग पर वितरण जो है वो प्रगुण। अब ऐसे ही घटाने पर पूछ लिया जाए तो भी आप बता सकते हैं, या भाग देने में पूछा जाए तो भी आप बता सकते हैं। भाग में ही अगर बात करें तो भाग की संक्रिया में अगर हम आपसे संवरक प्रगुण की बात करें तो संवरक में हम क्या कहेंगे कि अगर एक पूर्ण संख्या है उसको दूसरी पूर्ण संख्या से आप विभाजित कर रहे हैं तो भागफल हमें सदैव क्या होगा, एक पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगी, वहां पर आपका लागू नहीं होगा। आपका मान माइनस में आ सकता है, यानी एक पूर्णांक संख्या आपको प्राप्त हो सकती है, तो भाग में ये फॉलो नहीं होता है। ऐसे अगर शून्य से आप चेक करेंगे भाग में, तो शून्य से मैंने बताया था भाग देने पर जो शेषफल होता है वो आपका अनंत हो जाता है, तो वहां पर भी लागू नहीं होगा। एक से अगर भाग देंगे तो वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो जैसे हमने पूर्ण संख्याओं में देखा है, ऐसे आपसे परिमेय संख्याओं का भी पूछा जा सकता है, संवरक नियम या क्रम विनिमय नियम या फिर सहचर्य नियम। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको जो है वो आने चाहिए। अब हम बात करते हैं एक वन लाइनर के तौर पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है गुणात्मक प्रतिलोम या योगात्मक प्रतिलोम से।
इस चीज को समझ लीजिए, योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा, योगात्मक प्रतिलोम मतलब जैसे कोई चीज प्लस में है तो माइनस में, उसका जस्ट उल्टा। तो पूर्णांक योगात्मक प्रतिलोम को हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स, यानी कि पूर्णांक का ऐसा युग्म जिनका योग शून्य होता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं ए का आप बताइए योगात्मक प्रतिलोम, तो इसमें आप क्या जोड़ें कि उसका मान जो है वो योग शून्य हो जाए। या आप सीधे सीधे ये देखिए, ये मान योगात्मक पूछा गया, ए प्लस का है तो उसमें आप माइनस का जो है वो ए जोड़ सकते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, योगात्मक प्रतिलोम। ऐसे ही और जब आपके प्रश्न में आएगा तो आपको मान बताना होगा। जैसे आपसे प्रश्न में पूछा जाएगा कि -8 जो है इसका योगात्मक प्रतिलोम बताइए, तो आप क्या कहेंगे, इसका योगात्मक प्रतिलोम बराबर 8। इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। ऐसे आपको जोड़ के दिखाना नहीं है, जब अगर पूछा जाए वैसे दिखाना होगा, प्रश्न में जो लिखा होगा वैसे ही करना होगा। पर पूछा अधिकतर ऐसे ही जाता है कि जैसे -8 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए, तो आप 8 जो है वो बता देंगे। अब बात करते हैं गुणात्मक प्रतिलोम की, तो आप क्या कहेंगे, किसी भी परिमेय संख्या या कोई भी संख्या ले लीजिए, इसमें भी गुणात्मक प्रतिलोम में भी परिमेय संख्या हो गया या फिर आपका पूर्ण संख्या हो गया, इन सभी में पूछा जा सकता है। तो आप कहेंगे किसी भी संख्या जो है उसका जो गुणात्मक प्रतिलोम होता है वो उस संख्या का व्युत्क्रम होता है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ ए का बताइए, तो आप क्या कहेंगे, इसका 1/a हो जाएगा। तो ये इस टाइप से होता है। तो अगर आप इसको गुणा करेंगे, ए से ए कट जाएगा तो आपका मान 1 बचेगा। इस टाइप से होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो 1/5 हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन इस पर बेस्ड देख लेते हैं, लास्ट हमारे क्वेश्चन होंगे, उसके बाद लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो जैसे क्वेश्चन क्या है, योगात्मक प्रतिलोम के दो क्वेश्चन देख लेते हैं। योगात्मक प्रतिलोम, बाकी इस चैप्टर में ऐसा कुछ खास नहीं है। तो जैसे 1/2 है, इसका आपसे पूछ लिया जाए, और माइनस में दोनों अगर संख्या हो, जैसे -4 बटे में -7, इस टाइप से संख्या है, इन दोनों का योगात्मक प्रतिलोम बताइए। साथ ही साथ इसी में ही गुणात्मक प्रतिलोम भी चलिए लिख देते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम। इसमें अगर हम देखें तो जैसे कि 17 बटे -16, इसका बताइए। और इसी प्रकार जैसे कि माइनस ऊपर कर देते हैं एक बार, -6/19, इसका बताइए। अब देखिए योगात्मक प्रतिलोम में मैंने बताया केवल और केवल जो माइनस प्लस का है तो माइनस में हो जाता है, माइनस का है प्लस में। तो यहाँ पर देख रहे हैं 1/2 है, तो आपका इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या आएगा, माइनस का 1/2 जो है वो आ जाएगा। आसान सा प्रश्न था, आसानी से आप कर लेंगे। अगर यहाँ पर बात करें -4 बटे -7 का, तो सबसे पहले देखिए ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 4/7 आया। अब इस 4/7 का योगात्मक प्रतिलोम आप बताएंगे, तो माइनस का 4/7 आपका आ जाएगा। बस यहाँ पर इस चीज को देखना था कि माइनस आपको काटना, ये नहीं आप डायरेक्ट माइनस से गुणा कर दिए। जब अंदर ऊपर नीचे दोनों ही है तो आप उसको पहले सॉल्व करेंगे। अब जैसे गुणात्मक प्रतिलोम की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर 17 बटे -16 है, तो इसको हम पलट देंगे। पलटने में ऊपर -16 हो जाएगा, बटे में आपका 17 हो जाएगा, तो -16/17 आपका आ जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम। इसी प्रकार अगर देखें -6/19 का, तो ये 19 ऊपर हो जाएगा, बटे में -6 हो जाएगा, तो 19/6 आपका ये हो जाएगा इसका गुणात्मक प्रतिलोम। तो आसान सा है, कर ले जाएंगे आप, इसमें कोई ऐसा कठिन नहीं है। सभी प्रश्न समाप्त हुए। अब एक प्रश्न हम आपसे भी पूछ लेते हैं, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो प्रश्न बहुत ही आसान सा है, प्रीवियस ईयर में आया है, वही हम यहाँ से पूछ रहे हैं। प्रश्न आपका आया था कि 9/11, ये आपका मान माइनस में दे रखा था, और ये क्वेश्चन आया था डीएलएड जो है इसके 2017 के जो है वो पेपर में। और इस प्रश्न को देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। चैनल बनाए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल से ना जुड़ा हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। तो इसका योगात्मक प्रतिलोम आपसे जो है प्रश्न में पूछा गया था डीएलएड के 2017 के पेपर में। बस यही आपका प्रश्न है, आसान सा है। सभी लोग अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। इसके बाद जो हमारा चैप्टर होगा वो समीकरण पर आधारित होगा, पूर्ण पूर्णांक संख्याएं, ये जो आपका चैप्टर है। इकाई शायद 3-4 रुकिए दिखा भी देते हैं आपको कोर्स में, इकाई तीसरी, इकाई चौथी, इकाई पांचवी, लगभग हमने तीनों को ही एक साथ कवर कर दिया। बेसिक बेसिक चीजें हमने जैसे यहाँ से आ सकती हैं। अब डायरेक्ट हम समीकरण और सर्व समीकरण आप जो देख रहे हैं, इस वाले टॉपिक को जो है वो देखेंगे। तो सभी लोग चाहें तो पहले से भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं।
ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से जो है वो समझ में आएँ। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।